इतिहास में भी हम लोग सुनने को मिलता है, जो इतिहास नहीं पढ़ता है वो इतिहास बना भी नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने इतिहास को पढ़ा है, महसूस किया, इसलिए आप तमाम चीज़ें लिख पा रहे हैं। देखिए उसमें मैं एक हमेशा कहता हूँ, जी शेर को अपना इतिहास लिखना पड़ेगा। अभी तक इतिहास किसने लिखा? शिकारी। बिल्कुल। जब शिकारी इतिहास लिखता है तो क्या लिखता है? शेर के बारे में लिखता है, शेर बहुत खूंखार जानवर था। क्यों खूंखार लिखता है? ताकि मैंने उस खूंखार जानवर को मारा, मतलब मैं उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। खुद को बड़ा बनाने के लिए वो उसको उस तरह से लिखता है। वो देखिएगा, शिकारी ने शेर के बारे में कभी नहीं लिखा कि शेर के दिल में भी प्यार होता है, वो भी अपने जो है कि जो भी है उस ग्रुप में उनसे प्यार करता है। हाँ, अपने कबीलों की रक्षा करता है। हाँ, वो सब नहीं लिखता है, वो इसीलिए दिखाता है। लेकिन जब शेर अपना इतिहास लिखेगा तब सोचिए कि शिकारी का क्या होगा। देखिए शब्द जो है ना जी, शब्द ही जीवित रहेंगे, हम लोग जीवित नहीं रहेंगे। आप सोचिए कि यदि बिरसा मुंडा के बारे में नहीं लिखा गया होता तो इतना बड़ा मूवमेंट होने के बाद भी हम लोग नहीं जानते। अब आदिवासियों के बारे में जितने भी इतिहास लिखे गए हैं वो क्या लिखा गया है, या फिर जितने टीवी वगैरह में दिखाया जाता है, आदिवासी गरीब है, अनपढ़ है, जाहिल है, पिछड़ा है, गंवार है, नीचा, यही लिखा गया। कौन लिखा है? गैर आदिवासी इतिहासकार लिखे हैं। इस देश में जो लोग आज कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं, हम राष्ट्रभक्त हैं, जिनको मैं कहता हूँ ब्राह्मणवादी मनुवादी शक्तियाँ, ये लोग ये मुगल के भी गुलाम रहे, अंग्रेज़ों के भी गुलाम रहे। जब मुगल आए तब इतिहास बता दीजिए कहाँ उन्होंने उनका विरोध किया? उन्होंने मुगलों का गुलामी स्वीकार किया। जब ब्रिटिश आए तब उनका भी गुलामी स्वीकार किया। लेकिन मुगल भी आदिवासी क्षेत्र में नहीं घुसे, मुगल आदिवासियों को गुलाम नहीं बना पाए। अंग्रेज हमेशा विरोध किया। अंग्रेज भी नहीं, मुगलों के साथ झड़प नहीं हुआ क्योंकि मुगल घुसे ही नहीं आदिवासी इलाके में। जब अंग्रेज जो है 1765 में दीवानी अधिकार लेकर जब आए तब आदिवासी ही थे जिन्होंने अंग्रेज़ों का रास्ता रोक दिया। समझ लीजिए कि कितने सारे वक्ताओं को मैंने सुना होगा, देश और दुनिया के बड़े बड़े वक्ताओं को मैंने सुना है, अभी भी सुनता रहता हूँ। तो वो प्रक्रिया जो है कि निरंतर चलता रहता है, और बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग जो हैं दुनिया में, उनके साथ भी मैं काम करते रहता हूँ। तो इसकी वजह से सब चीज़ें देखिए, एक बार होता क्या है ना, आपका अगर कमिटमेंट समाज के प्रति है तो आपका दिमाग, आपका शरीर वो ऑटोमेटिक वो काम करने लगता है, आपको काम करने नहीं देता है, कभी कभी आपको सोने नहीं देगा, विचार आएगा, आप उठ के लिखना शुरू करेंगे। ये मैं करता रहता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ, मैं जब हॉस्पिटल में था, मैं हॉस्पिटल में भी बेड में हूँ लेकिन वहाँ पे मैंने कलम चलाना शुरू कर देता था, नोटबुक वहाँ पे मैंने रखा था ऐसा। तो ये है, मतलब समाज जब आपने सोच लिया है, आपने अपना सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिया है, तो फिर वो सबकॉन्शियस माइंड आपको गाइड करेगा, वो आपको सोने नहीं देगा, आपको डाइवर्ट होने नहीं देगा। और ये आइडियोलॉजिकल लड़ाई है। जब वैचारिक लड़ाई में आप पुण्य हो गए ना, आपका दिमाग में पूरा चीज़ें घुस गया, तो फिर आप उसको दिशा दे सकते हैं अपने लिखने के द्वारा, अपने परिचर्चा भाषण के द्वारा, है ना, अपने काम के द्वारा। तो मैं बहुत कुछ करता हूँ, मैं जागरूकता भी फैलाता हूँ, मैं किताबें भी लिखता हूँ, मैं मुकदमा भी लड़ता हूँ, केस मतलब कोर्ट में, कमीशन में, वो सारी चीज़ें एक साथ चलते रहते हैं। यानी इस प्रकार लोगों को एक जोड़ने का भी काम कर रहे हैं, एक नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ है। अभी तक इतना सारा किताब पढ़ने के बाद, क्योंकि आपको पढ़ना पड़ेगा ना, बिना पढ़े तो आप कुछ कर नहीं सकते। मैं काफ़ी मतलब ये बचपन से लगभग ये हमको 25 साल हो गया है, मैं निरंतर काम। हाँ, 25 साल से, मतलब मैं 16 की उम्र में शुरू कर दिया था। 16 साल। हाँ, मैंने पढ़ा भी है उसके लिए, मैंने कॉलेज के बाद। हाँ, नहीं, कॉलेज से इंटर में ही मैं शुरू कर दिया था, इंटर के साथ साथ। तो आप समझ लीजिए कि लगभग मैंने कितनों भी तो 5000 पुस्तकें पढ़ लिया। 1857 आज़ादी की पहली लड़ाई, तो 1855 क्या था भाई, जहाँ पे लगभग 20-25 हज़ार संताल जो है कि मारे गए जी। ऑन रिकॉर्ड हिस्ट्री है जो बिपिन चंद्र लिख रहे हैं, 15,000 लोग मारे गए।
ऑन रिकॉर्ड 15,000 तो कितना ऑफ रिकॉर्ड होंगे। लास्ट प्रश्न रहेगा हमारा, लगातार देखा जा रहा है अपनी परंपरा संस्कृति को बचाने के लिए जितने भी आदिवासी क्रांतिकारी रहे थे या अगुवा रहे थे, उन्होंने उसको बचाने का प्रयास किया, लेकिन लगातार देखा जा रहा है मोबाइल आने के बाद इसके क्या लाभ है, क्या नुकसान है, कि परंपरा संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है आदिवासियों पर? वो पढ़ रहा है इसलिए कि मैंने कई यूथ सेमिनार में कहा, बहुत सारे पिछला 10 साल से कह रहा हूँ कि ठीक है आप यूज कीजिए, लेकिन टेक्नोलॉजी का उपयोग आपको सही आना चाहिए। अभी क्या कर रहा है हमारा आदिवासी लोग, अधिकतर युवा को मैं देखता हूँ सुबह से शाम तक व्हाट्सएप में लगा हुआ, आई लव यू, आई मिस यू, यही में लगा हुआ है। मैं बोल रहा हूँ वो भी ज़रूरी, एक बार बोलो ना भाई। आप जो है सुबह से शाम तक बोल रहे हैं, मतलब जिसको आप बोल रहे हैं 10 बार सुबह से रात तक, वो किसी और को भी बोल रहा है। मतलब एक बार में काम नहीं चल रहा है, मतलब वो विश्वासी व्यक्ति नहीं है, फिर आप वो क्यों कर रहे हैं? तो आप ठीक है वो भी आप कीजिए, लेकिन बाकी समय में आप अपनी भाषा को लेकर कुछ लिख सकते हैं, फेसबुक में मैसेज भेज सकते हैं, अपनी संस्कृति को लेकर, अपने ज़मीन को लेकर, जल जंगल ज़मीन को लेकर, अपना आदिवासियत को लेकर कुछ तो आप करो समाज के लिए। कहीं आंदोलन हो रहा है उसी को आप जो है ना फ़ोटो खींच लिया कहीं से, उसको भेज दीजिए। कहीं कोई अच्छा विचार आ रहा है उसको भेज दीजिए, 10 व्यक्ति सुनेगा। मदद तो हर तरह कैसे कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का उपयोग तो करना ही चाहिए। जैसे अभी आप लोग कर रहे हैं, तो आप अपना टीवी में डालेंगे, उसी को अगर हमारा युवा सब जगह शेयर कर दे, खुद देखे, कितना बड़ा जो है कि काम हो जाएगा, मैसेज जाएगा। हाँ, मैसेज जाएगा, और कहीं ना कहीं हर चीज़ों के लोगों को जानकारी मिलेगा, अन्याय हो रहा है लोगों को न्याय मिलेगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप आदिवासियों के बारे में जितने भी इतिहास लिखे गए हैं वो क्या लिखा गया है, या फिर जितने टीवी वगैरह में दिखाया जाता है, आदिवासी गरीब है, अनपढ़ है, जाहिल है, पिछड़ा है, गंवार है, नीचा, यही लिखा गया। बिल्कुल। अब देखिएगा इस देश में जो लोग आज कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं, हम राष्ट्रभक्त हैं, जिनको मैं कहता हूँ ब्राह्मणवादी मनुवादी शक्तियाँ, ये लोग ये मुगल के भी गुलाम रहे, अंग्रेज़ों के भी गुलाम रहे। जब मुगल आए तब इतिहास बता दीजिए कहाँ उन्होंने उनका विरोध किया। उन्होंने मुगलों का गुलामी स्वीकार किया। जब ब्रिटिश आए तब उनका भी गुलामी स्वीकार किया, लेकिन मुगल भी आदिवासी क्षेत्र में नहीं घुसे, मुगल आदिवासियों को गुलाम नहीं बना पाए। अंग्रेज भी नहीं, मुगलों के साथ झड़प नहीं हुआ, क्योंकि मुगल घुसे ही नहीं आदिवासी इलाके में। जब अंग्रेज जो है 1765 में दीवानी अधिकार लेकर जब आए, तब आदिवासी ही थे जिन्होंने अंग्रेज़ों का रास्ता रोक दिया। आदिवासियों ने कहा कि ये हमारा इलाका, यहाँ तुम्हारा शासन नहीं चलेगा। आप देखिए इतिहास में क्या लिखा गया, 1857 आज़ादी की पहली लड़ाई। तो 1855 क्या था भाई, जहाँ पे लगभग 20-25 हज़ार संताल जो है कि मारे गए जी। ऑन रिकॉर्ड हिस्ट्री है जो बिपिन चंद्र लिख रहे हैं, 15,000 लोग मारे गए। ऑन रिकॉर्ड 15,000 तो कितना ऑफ रिकॉर्ड होंगे। अब वो तो मैं नज़दीक का बात कहा, उससे पहले 1770 से ही लड़ाई शुरू हो गया। बाबा तिलका मांझी को 2 घोड़ा, लोग बोलते 4 घोड़ा के बीच में बांध के पूरा भागलपुर घसीटा गया। ये सब हिस्ट्री का जगह क्यों नहीं है, कहाँ है इतिहास में? तो इसीलिए मैंने देखा कि जितने इतिहास उठा के देख लीजिएगा, या फिर आप जो है कि साहित्य उठा के देख लीजिए, कहानी कविताएं उठा के देख लीजिए, हर जगह आदिवासियों को नकारात्मक तरीके से पेश किया गया। इसलिए मैंने लिखना शुरू किया कि जब हम लोग अपने बारे में नहीं लिखेंगे तो झूठा इतिहास पढ़ाया जाएगा, हमारे बारे में गलत बातें बताई जाएगी। और उसका असर क्या हो रहा है, यही जो गलत बातें हमारे ऊपर थोपी गई, आदिवासी अनपढ़ है, गंवार है, जाहिल है, पिछड़ा है, नीच है, यही सब युवा लोग पढ़ पढ़ के अपने आप को, उनको लगता है वो मानसिक रूप से गुलाम हो गए। उनको ऐसा लगता है कि सही में हम नीच समाज से आते हैं। वो अपनी भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, खान पान, अपना वेशभूषा सबसे हट रहे हैं, वो अपना रंग रूप सब कुछ चेंज कर रहे हैं। तो ये ब्लंडर हुआ है। उसके साथ साथ आप देखिएगा एक एक शब्द को हथियार के तरह से उपयोग किया है आदिवासी समाज को नष्ट करने के लिए। मुख्यधारा, आज़ादी के बाद मुख्यधारा सब थोपा गया। आजकल हमारे बहुत सारे आदिवासी नेता आदिवासी समाज को मुख्यधारा में लाना है बोलता है। भाई मुख्यधारा समाज में क्या लाना है? मुख्यधारा का मतलब क्या है? मुख्यधारा मतलब आदिवासी को ऐसे दिखाओ कि उसका कुछ नहीं है, वो नीच है, वो गरीब अनपढ़ पिछड़ा गंवार है, ताकि वो अपनी भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज सबको छोड़ेगा, जल जंगल ज़मीन को छोड़ेगा और शहर की ओर भागेगा और सबको
कब्जा कर लो। आदिवासी का आदिवासी को अनपढ़ गंवार पिछड़ा बोल बोल के आदिवासी शब्द हटा के वनवासी थोपा जा रहा है। जबकि आदिवासी का मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि आदिवासियों का इतिहास इस देश में 65,000 साल पुराना है। 65,000 साल से अस्तित्व है आदिवासियों का। और ये जो आर्य लोग आए मात्र 4,000 साल से आए हैं। तो ये इनका षड्यंत्र था। जब तक आदिवासी को नहीं मिटाएंगे तब तक देश में हम दावा नहीं कर पाएंगे कि हम यहाँ के असली मालिक हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी 5 जनवरी 2011 को बोला कि आदिवासी ही भारत के प्रथम नागरिक और मालिक है। अभी जो है कि जेनेटिक पॉपुलेशन जो रिपोर्ट आया, पूरा दुनिया का 92 साइंटिस्ट लोग स्टडी किए, DNA टेस्ट किए और उन्होंने बता दिया कि भारत का मालिक जो है कि प्रथम निवासी और मालिक आदिवासी है। तो इसी सच्चाई को ख़त्म करने के लिए इन्होंने वनवासी शब्द थोपने का बहुत कोशिश किया था। वनवासी मतलब क्या होता है? जंगली, अनपढ़, जंगली, सिंपल सा गाली है वनवासी, लेकिन थोपने की कोशिश किया। उसी तरह जो है कि आदिवासियों का सरनाधार्म को निगल के वो बोलता है आदिवासी सनातन हिंदू है। भाई जो जिनका अस्तित्व 65,000 साल से है और आपका अस्तित्व 4,000 साल से है, आदिवासी हिंदू कैसे हो गया? आपका भगवान तो हमारा आदिवासी भाषा समझता नहीं है, सिर्फ आप संस्कृत समझता है। और हमारा आदिवासियों का भगवान सारा भाषा, खड़िया, मुंडा, उरांव, संताल, जो भी भाषा में बात करो सारा भाषा वो समझता है जी। भाषा की भी बात किया जाए, हाँ, और बहुत कुछ चीज़ें हैं, है ना। हम बोलते जीरो हैं का भी आविष्कार बहुत बाद में हुआ। हाँ, हम बोलते हैं कि आदिवासी जो है वो तो मुर्गा का बलि देता है, खड़िया का राशि जो है कि चढ़ाता है। जब सरना सनातन एक है तो बताइए ना कौन सा मंदिर में सरना की राशि जो है कि चढ़ाया जाता है, कौन सा मंदिर में मुर्गा चढ़ाया जाता है, बताइए। और दादा देखा जाता है आदिवासियों के पूर्वजों ने हमेशा मंदिर नहीं बनाया है, सरना मसना बनाया। तो क्या कहेंगे इसमें? यही तो एक षड्यंत्र है। आप देखिएगा जितना शरण स्थल है ठीक उसी के बगल में मंदिर बनाया जा रहा है और बनाया गया है। क्यों ऐसा षड्यंत्र है? ताकि धीरे धीरे निकल जाना है। पहाड़ी जो ऋषिपुरु था उसको पहाड़ी मंदिर बोल के इन लोगों ने कब्जा कर लिया। आप देखिए तमाड़ का देवरी मंदिर मुंडाओं का था, उसको कब्जा कर लिया। इधर संतालों का था राजरप्पा, उनको भी कब्जा कर लिया। इतिहास देखिए ना, हाँ, सब कुछ हो रहा है। और ये भी बोलते हैं जितना गुमला इलाका में अंजना धाम वगैरह, गाँव वालों से बात कीजिए, गाँव वाले बोलते हैं हम लोग को तो पता नहीं यहाँ पे जो है कि भगवान हनुमान पैदा हुए। वो बोलते हैं कुछ लोग आए बाहर से, वो बताए कि यहाँ भगवान हनुमान पैदा हो गया और अंजना धाम घोषित कर दिया। ये पूरी तरह से एक षड्यंत्र है। आदिवासियों का जितना भी धार्मिक स्थल है उसको निगल जाओ, आदिवासियों की सामाजिक और धार्मिक पहचान नष्ट करो, उनका जल जंगल ज़मीन को ख़त्म करो और आदिवासी को जो है कि बेदखल कर दो, उसको जो है कि निरीह बना दो, बेजुबान बना दो, रिसोर्सलेस बना दो, है ना। ये षड्यंत्र हो रहा है। और आदिवासियों को क्या कर रहा है आरएसएस, भाजपा और ये लोग मुर्गा समझ के रखा है। आप मुर्गा लड़ाई कभी देखे हैं? मुर्गा लड़ाई में आप देखिएगा तो देखिएगा कि दोनों मुर्गा को जाके छुरा बांधा जाता है। दोनों मुर्गा आपस में एक दूसरे को मारते हैं, एक मर जाता है, एक बच जाता है, कभी कभी दोनों मारे जाते हैं। फिर जो लड़वाता है वो मीट भी खाता है और पैसा भी जीतता है, मज़ा लेता है। तो आरएसएस सब कुछ जो है कि मज़ा ले रहा है। और क्या हो रहा है, हम लोग आदिवासी लोग को मुर्गा बना दिया है। उधर जनजातीय सुरक्षा मंच में आदिवासी लोग हमारे खिलाफ बोल रहा है, बोलता है कि 80% जो है कि ईसाई आदिवासी आरक्षण खा रहा है। मैं बोलता हूँ तथ्य पर बात करो ना। जब 80% आरक्षण खा रहा है तो झारखंड का तो मुख्यमंत्री आदिवासी को होना, ईसाई आदिवासी को होना चाहिए। जब से झारखंड बना है तो बनवे नहीं किया ईसाई आदिवासी मुख्यमंत्री। अभी का मंत्रिमंडल में ईसाई आदिवासी जो है कि मंत्री ही नहीं है। अगर आपको कहते हैं नौकरी खा रहा है तो आप सचिवालय जाइए ना भाई झारखंड का, वहाँ पर आपको दिखाई पड़ जाएगा कि 90% जो लोग वहाँ काम करते हैं, कर्मचारी हैं सचिवालय में, वो बाहरी हैं। तो कहाँ से 80% आरक्षण का लाभ ईसाई खा रहा है? तो ये झूठ बात बता के एक तिल को ताड़ बना के ये लोग जो है कि आदिवासी समाज को भ्रम में डाल रहा है। ये लोग अभी भी नहीं सुधरे तो इतिहास इनको माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि आरएसएस का मुर्गा बनना इन लोग को छोड़ देना चाहिए। आदिवासी समाज को ही ये लोग मतलब तकलीफ पहुंचा रहा है। और दादा क्या कुछ मैसेज है? मैंने आपको किताबों को देखा, बारीकी से देखा, तमाम चीज़ों को, उस संघर्ष को भी आपने उकेरा है। तो इतने कम प्राइस में आपने तय किया है कि लगातार फोटोकॉपी करने से उतनी खर्चा हो जाती है, लेकिन इतनी प्रिंट क्वालिटी में दे रहे हैं, 50 रुपये रखे हैं। देखिए इसमें अलग अलग तरीक़े का पुस्तक आप देख रहे हैं। 30 रुपया से लेके 500 तक का किताब है। अलग अलग उसका लक्ष्य है। जो मैं मूलतः अंग्रेजी में लिखता हूँ उसका टारगेट इंटरनेशनल ऑडियंस है। क्यों इंटरनेशनल ऑडियंस है? क्योंकि ब्रिटिश भी आए, बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, तो उल्टा सीधा लिखे आदिवासियों के बारे में, तो उनको भी बताना है कि तुमने गलत लिखा है, पढ़ो और ठीक करो। दूसरा हिंदी में कुछ पुस्तकें हैं जो 200-250 के हैं,
वो हिंदी के जो गैर आदिवासी साहित्यकार है, लेखक हैं, उनको भी बताना है, उनको एहसास दिलाना है कि तुमने गलत लिखा है, यहाँ से सही कर लो। तो अभी उसके बाद ये जो छोटे छोटे पुस्तकें हैं वो खासकर हमारे गांव देहात के लिए है, आदिवासियों के लिए है, ताकि वो एक तो पुस्तक डर के वो बड़ा पुस्तक देख के वो जो है कि भाग जाएंगे, है ना। दूसरा है प्राइस का भी मामला है, तो इसलिए छोटी छोटी पुस्तकें हैं तो वो लोग खरीदेंगे भी, पढ़ेंगे भी। पहले हम ऐसे करते थे कि लिख लिख के लोगों को ऐसे बांट रहे थे, तब मैंने देखा कि लोग पढ़ते नहीं हैं, ऐसे फेंक रख देते हैं यहाँ वहाँ, तब मुझे लगा कि अब बेचना चाहिए। अभी मान लीजिए पिछला कम से कम 10 साल का अनुभव है मेरा, अभी मैं कह सकता हूँ बड़े पैमाने पर लोग किताबें खरीद रहे हैं। मेरा खूंटी में, सिमडेगा में, लोहरदगा में जहाँ भी कार्यक्रम होता है, गांव के लोग आते हैं, महिलाएं पुरुष, हर जगह पे लोग किताब खरीदते हैं। तो क्या कहेंगे दादा, अपने इतिहास को लोग अब जानने का प्रयास कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा जो अभियान है पिछला 10 साल से, मैं हमेशा कहता हूँ कि आदिवासी समाज को आज के समय में बचाना है तो बौद्धिक आंदोलन करना पड़ेगा। हमारे पूर्वज लोग तीर धनुष से समाज को बचाया, आज तीर धनुष का ज़माना नहीं है, आज बुद्धि का ज़माना है। अगर बुद्धि का ज़माना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी तो आप बोल पाएंगे। हमारे लोग बोल रहे हैं, आप देखिए ना, लोकसभा में 47 MP है, पूरे देश में जितने भी आदिवासी इलाका, आदिवासी राज्य हैं, मान लीजिए 5वीं अनुसूची राज्य है, वहाँ के कानून क्या बोलते हैं? ज़मीन से संबंधित आदिवासी का ज़मीन गैर आदिवासी नहीं ले सकता है। लेकिन सभी जगह पर आप देखिएगा कि आदिवासियों की ज़मीन पर गैर आदिवासियों का बहुत बड़ा बड़ा स्कूल, कॉलेज, इमारत सब कुछ बन रहा है, शॉपिंग मॉल बन रहा है। लेकिन ना लोकसभा में आवाज़ उठता है, ना कोई विधानसभा में लोग आवाज़ उठाते हैं, इक्का दुक्का लोग हैं। इसलिए नहीं वो आवाज़ उठाते हैं कि वो खुद को उस वोकल बना नहीं पाए, वो पार्टियों के गुलाम बन गए हैं। इसलिए हम यहाँ भी हम बोले कि मैंने ये देख लिया कि आदिवासी समाज में एक वैचारिक क्रांति आनी चाहिए। और मैं ये भी देख रहा था, खासकर दिल्ली वगैरह में, पुणे वगैरह में, जहाँ भी, महाराष्ट्र वगैरह में जहाँ मैं जाता था, लोग बुलाते थे बोलने के लिए, मैं देखता था खासकर दलितों का कार्यक्रम में, अगर एक यहाँ पे मीटिंग हो रहा है, आपको ये चारों तरफ किताब दिखाई देगा, और कम से कम अंबेडकर पर ही 100 से ज़्यादा किताबें लिखी गई है। अम्बेडकर से? हाँ, सिर्फ अंबेडकर के बारे में लिखी गई है, और आज भी लोग लिख रहे हैं। लेकिन हमारा जितना भी कार्यक्रम आदिवासियों का होता है, बाहर में आपको किताब नहीं दिखाई देगा, जहाँ जहाँ हम लोग दिखाए वहीं दिखता है। तो मेरा एक विजन है कि आने वाले समय में ऐसा होना चाहिए, जहाँ जहाँ भी आदिवासियों का कार्यक्रम होगा, वहाँ किताबों का यहाँ पे रेला लगना चाहिए, है ना, भरा हुआ होना चाहिए, और लोग पढ़ें। हाँ, पढ़ेंगे तभी ज्ञान होगा। नहीं तो अभी क्या हो रहा है ना, हमारे लोग मूलतः परीक्षा पास करने के लिए और नौकरी लेने के पढ़ते हैं, नौकरी मिल गया, ख़त्म कहानी, और इधर बुद्धि दिमाग में खाली, इसलिए वो जवाब भी नहीं दे पाता। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, बड़े बड़े ऑफिसर हैं, लेकिन वो आर्ग्यू नहीं कर सकते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रैशनली नहीं रख सकते। तो बौद्धिक क्रांति लाना पड़ेगा, और अभी बहुत पॉजिटिव है हमारा जो अभियान है, उसकी वजह से मैं देखता हूँ जो आदिवासी युवतियाँ लोग खुद को अपने आप को आदिवासी होने की वजह से हीन भावना से ग्रसित थे, वो लोग आजकल अपनी भाषा में बात कर रहे हैं, भाषा सीख रहे हैं, है ना, जय आदिवासी बोल रहे हैं, है ना। तो ये बहुत बड़ी बदलाव आ रही है, और मैं समझता हूँ कि इसके बाद जो आने वाली पीढ़ी जो आएगी, उसके लिए एक बहुत बड़ा रोड मैप हम लोग तैयार करके जाएंगे, ऐसा अनुभव लगता है। और एक चीज़ से दादा हम वादा करेंगे, लगातार देखा जाता है आदिवासियों का तो ज़मीन पे अतिक्रमण होता ही है, लेकिन ज़मीन पे जब अतिक्रमण होता है तो विरोध करते हैं, तो कहीं ना कहीं झूठे मामलों में फंसा लिए जाते हैं या जेल भेज दिया जाता है। लेकिन अभी जिस प्रकार देखा जा रहा है, ज़मीन का अतिक्रमण के साथ अधिकारों पे अतिक्रमण हो रहा है, तमाम लोग नहीं जानते हैं, तो क्या कुछ कमियाँ हैं? हाँ, बिल्कुल कमियां हैं। कमियां इसलिए हैं कि हमारा आदिवासी समाज भी 2 हिस्सा में बट गया है। जो लोग नौकरी पेशा कर लिए, वो जो अपना गाड़ी, बिल्डिंग, बंगला बना लिए, तो अपना घेरा के अंदर हैं। तो जो लोग बच गए, उनके पास जो है कि पैसे की कमी है, वो अपना आजीविका के संघर्ष में हैं, और फिर ज़मीन के लिए भी लड़ रहे हैं, ज़मीन बचाने के लिए। तो ये दोनों के बीच जो गैप है, ये सारी चीज़ों को ब्रिज करना पड़ेगा। और निश्चित तौर पर मैं कहता हूँ, जब झारखंड में बाहर के लोग आए हैं, या देश के कोई भी राज्य में आदिवासी बहुल इलाका में बाहर के लोग जा रहे हैं, तो वो आपके लिए नहीं जा रहे हैं, आपके आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए नहीं जा रहे हैं। वो निश्चित तौर पे वो आदिवासियों की ज़मीन, उनका इलाका, उनका खनिज संपदा और उनके जो अधिकार हैं, चाहे सरकारी नौकरी है, राजनीतिक अधिकार हैं, ये सारे चीज़ों को धीरे धीरे वो कब्जा करने के लिए जा रहे हैं। तो स्पष्ट तौर पे ये दिखाई पड़ रहा है। अभी आप देखिए ना, रांची फिर शेड्यूल एरिया है, लेकिन यहाँ का लोकसभा सीट जनरल है, कई विधानसभा जनरल है। क्यों जनरल है भाई? ये ऐतिहासिक रूप से आदिवासियों के हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने पेशा मामले में वही कहा कि भले आदिवासियों की जनसंख्या कम हो गई, लेकिन ये इलाके ऐतिहासिक रूप से उनके हैं। तो आप बाहर से आए हमारे इलाके में, हमारी राजनीतिक शक्ति ले लेंगे, हमारा ज़मीन ले ले रहे हैं कानूनी तरीके से, सारा खनिज संपदा का फ़ायदा उन्हीं लोगों को मिल रहा है। इलीगल माइनिंग कौन कर रहा है? आदिवासी कर रहे हैं क्या?
जितना भी कोयला बेच रहे हैं, आयरन और ये सब इलीगल बेच रहे हैं, वो बाहर से आए हैं वही लोग बेच रहे हैं। मतलब सब कुछ थोक भाव से वो लोग लूट रहे हैं। तो ऐसे कब तक चलेगा? इसलिए मैं तो कह रहा हूँ 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में जनसंख्या के आधार पर लोकसभा, विधानसभा या निचले स्तर का जो भी इकाई है उसका प्रतिनिधित्व तय करना आदिवासियों के सरासर अन्याय है। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों का ही प्रतिनिधित्व देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? तभी तो आबू आदिसुम आबू आराइज। आबू आदिसुम मतलब क्या? हमारा 5वीं अनुसूचित इलाका। तो आबू आराइज कहाँ है भाई? यहाँ तो लोकसभा, विधानसभा, पंचायत से लेके जिला परिषद सब उधर जा रहा है। हमारा कलेक्टर से लेके एसपी, थानेदार और BDO सब वही लोग हैं। हमारा कौन सुनेगा? आप देखिए यहाँ पे अपना ज़मीन को लेके, ज़मीन बचाने के लिए लोग कोकर थाना गए थे। वहाँ जो है कि बाहर का थानेदार है, नौकरी करने आया, कमाने खाने आया, उनको जो है कि गाली दे रहा है। हर जगह का वही हालत है। तो ये कब तक चलेगा? हमारे राजनीतिक नेता जो हैं चुनाव के समय वोट लेने आते हैं, वो हमारा अधिकार के लिए संरक्षण क्यों नहीं करते? वो आवाज़ क्यों नहीं बन रहा है? तो आने वाले समय में देखिए एक बड़ा मूवमेंट बन रहा है। इन लोगों को भी समझ में आएगा कि यदि हम लोकसभा में और विधानसभा में आवाज़ नहीं बनेंगे आदिवासियों का, तो ये लोग हमें वोट नहीं देंगे। और ये पार्टियों की जो गुलामी करते हैं ना, इनको भी हम लोग निरंतर एक्सपोज करने का काम कर रहे हैं और करेंगे जी। और एक चीज़ दादा, निश्चित जिस प्रकार हमेशा आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों को आपने यहाँ पे दर्शाया है किताबों में, तो क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? कितना कुछ आदिवासी जो अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, कितना कुछ पढ़ने की आवश्यकता है अपने अधिकारों को लेकर? इन बच्चों को, जितने भी युवा हैं उनको मैं बोलता हूँ, आपको समाज के लिए पढ़ना पड़ेगा। आप अपना तो पढ़िए, आप जो भी आपका करिकुलम है, यदि आप स्कूल में, हाँ सिलेबस आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उसका करिकुलम है उसको पढ़िए। आप जो है कि नौकरी के लिए तैयारी करेंगे उसको पढ़िए। लेकिन उसके अलावा आपको समाज के लिए पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी जिम्मेवारी है। अगर आप समाज से निकले हैं, तो समाज ने आपको बहुत कुछ दिया है, देने जा रहा है। समाज ही की वजह से ना आपको आरक्षण मिला है, तो आपको उसी आधार पर नौकरी भी मिलेगा। तो आपकी जिम्मेवारी समाज को वापस देने का भी होना चाहिए। अभी क्या करते हैं अधिकांश नौकरी पेशा वाले लोग, बस अपने में मस्त है। नौकरी मिल गया, आप अपनी बीबी बच्चा, हाँ घर बंगला गाड़ी, बस समाज गया तेल लेने। ऐसा नहीं चलेगा। हम लोग कह रहे हैं कि अगर आपने समाज का जाति सर्टिफिकेट लिया है तो समाज को आपको देना पड़ेगा। अगर आप नहीं देना चाहते तो आपको अधिकार नहीं है कि आप समाज का जाति सर्टिफिकेट लेके नौकरी करें। आप फिर तो आप जाइए जनरल में, है ना? बिल्कुल। तो इसलिए हम कह रहे हैं समाज के लिए पढ़ना पड़ेगा। आप पढ़िए और जहाँ भी हैं आवाज़ बनिए। अगर आप डायरेक्ट डरते हैं, आवाज़ नहीं बन पाते हैं, तो जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनको आर्थिक रूप से मदद कीजिए। आप मदद कर सकते हैं, है ना? क्योंकि लगातार पिछड़ापन से इसी से बचा जा सकता है। हाँ बिल्कुल। आप इमेजिन कीजिए, आज के लड़के लड़कियाँ जिनके माँ भी नौकरी में है, बाप भी नौकरी में है, मान लीजिए वो KTM 2.5 लाख का चला रहे हैं, हाँ उनके पास iPhone 1 लाख 1.5 लाख का है, तो फिर वो लोग 10,000 क्यों नहीं दे सकते आंदोलन के लिए? सवाल तो ये पैदा होता है ना। हाँ, तो आप जो है कि आप फेंक रहे हैं पैसा, आपने बच्चों को नहीं सिखाया। आप जो है कि 15,000 का मोबाइल से भी आप काम चला सकते हैं। आप जो 1.5 लाख का मोबाइल क्यों पैसा फेंक रहे हैं? आप 1 लाख का गाड़ी से भी चल सकते हैं, बाइक से। आपको KTM ही क्यों चाहिए? मतलब आपने बच्चों को आपने गलत शिक्षा दे के रखा है, आप गलत दिशा दे रहे हैं। तो बच्चों को भी संवेदनशील बनाइए। आप बताइए कि आप जिस तरह से संघर्ष किए हैं, कहाँ से कहाँ पैदल जाते थे आपके ज़माने स्कूल, इतना संघर्ष करके आपने नौकरी हासिल किया है, और अपने बच्चों को जाके पैसा फेंक रहे हैं, आप इधर उधर उड़ा रहे हैं, और समाज के लिए देना नहीं चाहते। ये तो फिर गलत बात है। अधिकारों को नहीं जानने के कारण, कहीं ना कहीं अच्छा मैसेज नहीं एक्सेप्ट नहीं करने के कारण ऐसी स्थिति है कि बिल्कुल लगते जा रहे हैं। बिल्कुल। तो अभी हम लोग इनके बुक स्टॉल पर हैं। तो दादा आपने कई किताबें लिखा है, कहाँ तक कैसे आप लोग इतनी डेटा जुगाड़ करते हैं इसमें? मैं काफ़ी मतलब ये बचपन से लगभग ये हमको 25 साल हो गया है। मैं निरंतर काम, हाँ 25 साल से, मतलब मैं 16 की उम्र में शुरू कर दिया था। 16 साल। हाँ मैंने पढ़ा भी है उसके लिए। मैंने कॉलेज के बाद? हाँ नहीं कॉलेज से, इंटर में ही मैं शुरू कर दिया था, इंटर के साथ ही साथ। तो आप समझ लीजिए कि लगभग मैंने कितनों भी तो
5000 पुस्तकें पढ़ लिया अभी तक। इतना सारा किताब पढ़ने के बाद, क्योंकि आपको पढ़ना पड़ेगा ना, बिना पढ़े तो आप कुछ कर नहीं सकते। नहीं कर सकते चीज़ों को, हाँ, पढ़ना है। और समझ लीजिए कि कितने सारे वक्ताओं को मैंने सुना होगा, देश और दुनिया के बड़े बड़े वक्ताओं को मैंने सुना है, अभी भी सुनता रहता हूँ। तो वो प्रक्रिया जो है कि निरंतर चलता रहता है। और बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग जो हैं दुनिया में, उनके साथ भी मैं काम करते रहता हूँ। तो इसकी वजह से सब चीज़ें, देखिए एक बार होता क्या है ना, आपका अगर कमिटमेंट समाज के प्रति है तो आपका दिमाग, आपका शरीर वो ऑटोमेटिक वो काम करने लगता है, आपको काम करने नहीं देता है, कभी कभी आपको सोने नहीं देगा, विचार आएगा, आप उठ के लिखना शुरू करेंगे। ये मैं करता रहता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ, मैं जब हॉस्पिटल में था, मैं हॉस्पिटल में भी बेड में हूँ, लेकिन वहाँ पे मैंने कलम चलाना शुरू कर देता था, नोटबुक वहाँ पे मैंने रखा था ऐसा। तो वही है, मतलब समाज जब आपने सोच लिया है, आपने अपना सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिया है, तो फिर वो सबकॉन्शियस माइंड आपको गाइड करेगा, वो आपको सोने नहीं देगा, आपको डाइवर्ट होने नहीं देगा। और ये आइडियोलॉजिकल लड़ाई है। जब वैचारिक लड़ाई में आप पुण्य हो गए ना, आपका दिमाग में पूरा चीज़ें घुस गया, तो फिर आप उसको दिशा दे सकते हैं अपने लिखने के द्वारा, अपने परिचर्चा भाषण के द्वारा, है ना, अपने काम के द्वारा। तो मैं बहुत कुछ करता हूँ, मैं जागरूकता भी फैलाता हूँ, मैं किताबें भी लिखता हूँ, मैं मुकदमा भी लड़ता हूँ, केस मतलब कोर्ट में, कमीशन में, वो सारी चीज़ें एक साथ चलते रहते हैं। यानी इस प्रकार लोगों को एक जोड़ने का भी काम कर रहे हैं, एक नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि लगातार हमने देखा कि तमाम, जैसे हम लोग पहले भी बताया कि जैक बोर्ड में हमने देखा, झारखंड एकेडमिक काउंसिल की बात करते हैं, लेकिन झारखंड के जितने भी क्रांतिकारी तक आज तक सिलेबस में विवरण नहीं है। कहीं ना कहीं इतिहास में भी हम लोग सुनने को मिलता है कि हम लोग जो इतिहास नहीं पढ़ता है वो इतिहास बना भी नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने इतिहास को पढ़ा है, महसूस किया, इसलिए आप तमाम चीज़ें लिख पा रहे हैं। देखिए, उसमें मैं एक हमेशा कहता हूँ जी, शेर को अपना इतिहास लिखना पड़ेगा। अभी तक इतिहास किसने लिखा? शिकारी। जब शिकारी इतिहास लिखता है तो क्या लिखता है? शेर के बारे में लिखता है, शेर बहुत खूंखार जानवर था। क्यों खूंखार लिखता है? ताकि मैंने उस खूंखार जानवर को मारा, मतलब मैं उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। खुद को बड़ा बनाने के लिए वो उसको उस तरह से लिखता है। वो देखिएगा, शिकारी ने शेर के बारे में कभी नहीं लिखा कि शेर के दिल में भी प्यार होता है, वो भी अपने जो है कि जो भी है उस ग्रुप में उनसे प्यार करता है, अपने कबीलों की रक्षा करता है। हाँ, वो सब नहीं लिखता है, वो इसीलिए दिखाता है। लेकिन जब शेर अपना इतिहास लिखेगा तब सोचिए कि शिकारी का क्या होगा। बिल्कुल। तो यही है। तो जब आदिवासी इतिहास लिखेगा तो जो दिक्कुल हम लोगों को अनपढ़, गंवार, नीच, जाहिल, पिछड़ा, नंगा, ये सब जो लिखा है ना, उसको एहसास होगा। अभी देखिए, दुनिया में सबसे बेहतरीन, सर्वश्रेष्ठ फिलोसफी किसके पास है? आदिवासियों के पास। बिल्कुल। लेकिन कभी लिखा? अब आपको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इनके कहते हैं इनके नाचने माने चलने से नृत्य है और बोलने से। और आपको मैं बता रहा हूँ, दुनिया में मानवाधिकार की बात कब शुरू हुई? 1215 में मेगना कार्टा पहला मानवाधिकार का दस्तावेज है। 1215। आदिवासी पढ़ लीजिए, इधर एक किताब है मेरा, आदिवासी एक अद्भुत विचार, ये मतलब जीवन दर्शन। मैंने उसको आपको पता चलेगा, ये मानवाधिकार की बात 1215 में कर रहे हैं ये लोग। बोलते हैं हम सब हैं, शिक्षित हैं, विकसित हैं। आदिवासी तो पैदाइश से मानवाधिकार है वहाँ पर, सामुदायिकता, समानता, है ना, सह अस्तित्व, हाँ, सादगीपन, भाईचारा। आप देखिए, ये नेहरू का जो राइट हैंड बोलते हैं, एल्विन ने क्या लिखा? एल्विन अपने किताब में लिखते हैं कि हम लोग जिन आदिवासियों को कहते हैं ये असभ्य है और ख़ुद को सभ्य बोलते हैं, लेकिन हम लोग सभ्य लोग आदिवासियों से 100 साल पीछे हैं। और उसका उदाहरण वो बताता है कि आदिवासियों के लिए एक का दुख सभी लोगों का दुख है, सभी समुदाय में जितने आते हैं उनका दुख, और एक की खुशी सभी लोगों की खुशी। ऐसा अद्भुत समाज को हम लोग कैसे कह सकते हैं पिछड़ा है? ये 100 साल हमसे आगे है, समझ रहे हैं? बिल्कुल सर। लेकिन उसको जो इस तरह से किया गया, तो इसलिए मैंने कहा आपको, जब शेर अपना इतिहास लिखिएगा तो देखिएगा लोग हिलने लगेंगे कि हमने क्या कर दिया था। तो चीज़ें आ रही है, ये अब ये लोग उसको रोक नहीं सकते। रोक नहीं सकता है, विचार में कहीं ना कहीं क्रांति होती है। तो और आपको मैं बताता हूँ, जब मेरा किताब मिशन सरांडा लॉन्च हुआ है ना, लंदन में लॉन्च हुआ था 2015 में, उसके बाद जब मैं 16 में जा रहा था, ये लोग इतने डरे हुए थे कि मुझे एयरपोर्ट से ऑफलोड कर दिया, दिल्ली एयरपोर्ट से। वो लोग मुझे वहाँ जाने नहीं दिया।
तो आप समझ लीजिए कि एक किताब से इतना डर है इन लोगों को। ये दुनिया में जाके बता रहा है कि आदिवासियों को कैसे लोग लूट रहे हैं। तो जब ये चीज़ें जब रहेंगी तब क्या होगा, कितना समझ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ें हो रही है। ऐसे लगता है बहुत सारे लोग जो लोग नहीं समझते हैं उनको लग सकता है कि ये तो किताब लिखने से क्या हो जाएगा। हाँ, लेकिन याद रखिए शब्द ही जिंदा रहेंगे, हम और आप जिंदा नहीं रहेंगे। अगर हमारे पूर्वज इतिहास लिखे रहते ना तो ये लोग दिक्कू लोगों को ये हिम्मत नहीं होती ये लिखने के लिए कि भारत की आज़ादी का लड़ाई 1857 में हुई है। समझ रहे हैं ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कहीं ना कहीं विचारों में क्रांति होती है और कहीं ना कहीं हर प्रकार के चीज़ों देखने को मिलता है। और तमाम स्वास्थ्य के भी देखा जाता है, कोरोना काल में भी देखा गया आदिवासी का समुदाय के जो लोग हैं, ट्राइबल कम्युनिटी के जो लोग हैं वे बीमार नहीं हुए। तो इससे पता चलता है कितनों भी विकास कर लिया जाए लेकिन अगर उतना सिर्फ नहीं है। अभी आप देखिए ना जी, पूरी दुनिया में क्लाइमेट क्राइसिस आ गया। क्लाइमेट क्राइसिस किसका देना है? इन्हीं का देना है जो खुद को बोलते हैं हम सभ्य हैं, हम जो विकसित हैं, हम जो है कि बहुत आगे चले गए, शिक्षित हैं। कोरोना आया, बोलते हैं साइंस बहुत तरक्की कर गया। अमेरिका का आदमी अमेरिका में बैठ के यहाँ फ़ोटो दे के बात कर सकता है। हाँ, लेकिन कोरोना का एक वैक्सीन नहीं बना पाया। बिल्कुल। ये लोग ये नहीं बता पाए। कोरोना में रिसर्च हो रहा है, पूरी दुनिया में लोग बात कर रहे हैं कि क्लाइमेट क्राइसिस का एक ही जवाब है, वो है आदिवासियत। आदिवासियत मतलब सह अस्तित्व, मतलब सह अस्तित्व यानी सभी लोग एक साथ जिएंगे। जंगल में सह अस्तित्व दिखेगा आपको, वहाँ आदिवासी भी है, वहाँ पे तरह तरह के जानवर भी हैं, पक्षी हैं, तरह तरह के कीड़े मकोड़े हैं और बहुत तरह के वनस्पतियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं। तो इसी से जो है कि दुनिया बचेगा, नहीं तो दुनिया नहीं बचने वाला है। नहीं तो ये लोग क्या कर दिया था, ये लोग तो अपने आप को आदिवासी को अलग करो। सह अस्तित्व जो सह अस्तित्व नहीं, सह अस्तित्व जो है प्रकृति का नियम है। बिल्कुल।